नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान कोचिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि एक बार अपना कीमती समय निकालकर इसको पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा को एक अलग ढंग से अरेंज करने के बाद लिखा है यहाँ। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसके बाद आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है वो नीचे से कैसे कैसे बनी, उसमें क्या क्या चीज़ें अरेंजमेंट में है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो क्या है, मानव या मनुष्य है नहीं देख पाता। जैसे कि आप पृथ्वी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं देख पाते, तो इसलिए इसके संबंध में जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त हुई है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या, कि हम जिसको नहीं देख पाते। ठीक है, तो देखिए कि जो हमारे पास स्रोत है वो अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं दो प्रकार से, वो देखिए आप एक बार। एक तो होता है अप्राकृतिक स्रोत, बोले मतलब कि आर्टिफिशियल जो सोर्स होते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों ये, एक तो होंगे हमारे घनत्व आधारित स्रोत, मतलब डेंसिटी बेस्ड। ठीक है, कि डेंसिटी के ऊपर जो भी होंगे, घनत्व के ऊपर जो होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास दाब, मतलब क्या, कि प्रेशर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर, तापमान के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि जो भूपट्टी है नीचे हमारे पास जो भूमि है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होंगे हमारे अप्राकृतिक स्रोत, जिनको हम आगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा रहता है हमारे पास प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा दोस्तों, ज्वालामुखी आधारित स्रोत, क्योंकि आप जानते हो कि ज्वालामुखी नीचे भूमि से ही निकलते हैं। ठीक है, तो उनके आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये पहला हमारा प्राकृतिक स्रोत रहेगा। ठीक है, दूसरा उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आप पता लगा सकते हो। तीसरा क्या रहेगा, भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत। क्या रहेगा दोस्तों, भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत। तो हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास अप्राकृतिक सोर्सेज हैं और दूसरा क्या है, प्राकृतिक। ठीक है, तो जो अप्राकृतिक है इसमें क्या रहेगा दोस्तों, घनत्व रहेगा, दाब रहेगा और तापमान रहेगा। अगर पूछे आपको कि घनत्व, दाब या ताप ये कैसे आपके पास स्रोत है, तो आप क्या कहोगे, अप्राकृतिक। ठीक है, अगर वो बात करें प्राकृतिक की तो क्या कहोगे आप, कि जो ज्वालामुखी है, उल्का पिंड है, भूकंपीय तरंगे आपकी। ठीक है, इनके द्वारा आप पता लगा सकते हो। तो ये रहेगा दोस्तों। चलिए अब आगे इनको बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। आगे दोस्तों हमारे पास अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, क्या रहेंगे दोस्तों, अप्राकृतिक स्रोत। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हम इसमें डेंसिटी को देखेंगे। ठीक है, मतलब घनत्व को देखेंगे, दाब को देखेंगे और तीसरा हम तापमान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्या रहेगा कि जो हमारे पास घनत्व होता है, ठीक है, तो पूरी अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो आप क्या कहोगे, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर देखा जाए कि जो हमारी भूपट्टी होती है, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, जो सतह होती है, हमारी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं भूपट्टी, क्रस्ट। ठीक है, तो जो भूपट्टी होती है इसका घनत्व कितना होता है दोस्तों, हमारा 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस बात से देखिए आप क्या समझते हो कि मान के चलिए हमारी पृथ्वी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा वायुमंडल रहेगा, ये हमारा स्थलमंडल रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जो ये वाली लेयर है ना दोस्तों, इसको ही इसने क्या कहा है, भूपट्टी। ठीक है, क्या कहा है, भूपट्टी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है दोस्तों हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा घनत्व कितना है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो पूरा रहेगा वो कितना रहेगा, 5.5 रहेगा।
तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो नीचे वाला है स्थल मंडल का है वो इससे पूरे से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर ये पूरा 6 होता तब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता कि ये भी 3 ये भी 3, परंतु अभी ये टोटल कितना है हमारे पास 5.5। तो दोस्तों ये वाला स्थल मंडल का जो घनत्व रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। और ऐसा माना गया है कि जो पृथ्वी के करोड़, ठीक है, पृथ्वी का जो करोड़ होता है, करोड़ का मतलब क्या रहेगा दोस्तों कि अगर स्थल मंडल के टुकड़े किए जाएँ, ठीक है, तो जो सबसे अंदर वाला भाग रहेगा, ठीक है, जो सबसे अंदर वाला भाग रहेगा उसको करोड़ कहा गया है, ठीक है। जो ऊपर वाला रहेगा उसको क्या कहा गया है, भूपर्टी या फिर क्रस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है दोस्तों। तो ये क्या हमारी करोड़, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि पृथ्वी के करोड़ का औसत घनत्व कितना माना गया कि 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। याद रखना आप इस बात को कि पृथ्वी का जो करोड़ होगा उसका जो औसत घनत्व है वो कितना है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे क्या पता चलता है हमें, इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के करोड़ मतलब जो कोर है हमारी ये नीचे, ठीक है, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। अगर पूछे कि पृथ्वी का घनत्व, भूपर्टी का या किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आप कहोगे कि जो नीचे वाली सतह है ना सबसे, ठीक है, करोड़ बोलते हो आप जिसको या फिर कोर बोलते हो, इसका जो डेंसिटी रहेगी, इसके जो डेंसिटी रहेगी या फिर घनत्व रहेगा वो सबसे ज़्यादा माना गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आप प्रेशर के बारे में, तो दाब, ठीक है, क्या रहेगा ये कि करोड़ के अधिक घनत्व का कारण, जो हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है उसका कारण चट्टानों के भार व दबाव को माना जाता है। इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों कि मान के चलो ये हमारा स्थल मंडल है, यहाँ पर भूपट्टी है, तो इसके ऊपर क्या रहेंगी, चट्टानें रहेंगी दोस्तों, पहाड़ रहेंगे, पर्वत रहेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, एक भार होता है, वेट होगा दोस्तों इनका, ठीक है। तो जो ये वेट होगा नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा, ये क्या रहेगा, नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा। जब ये प्रेशर डालेगा, ठीक है, इसको ही हमने क्या माना कि करोड़ का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है दोस्तों, आप देखिए, जितना आप किसी चीज़ को दबाओगे, ठीक है, जितना आप किसी चीज़ को दबाओगे, ठीक है, उसको इकट्ठा करोगे तो उसका जो घनत्व होगा दोस्तों वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जितना प्रेशर डालोगे आप उतना ही यहाँ पर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जो हमारा घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में यहाँ से रखिए। उसके बाद क्या कहा कि जो हमारी चट्टानें होती हैं, ठीक है, परंतु चट्टानों की घनत्व की एक सीमा होती है कि जो भी हमारे ऊपर की तरफ ये वाली जो चट्टानें होती हैं इनकी एक लिमिट होती है दोस्तों, कि इनकी एक सीमा होती है कि इससे ज़्यादा घनत्व इनका नहीं हो सकता, ठीक है। आप चाहे इनके ऊपर जितना मर्जी दबाव डाल लो, जितना मर्जी प्रेशर कर दो, परंतु इससे ज़्यादा घनत्व इनका नहीं हो सकता, एक लिमिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बताया गया हमें कि इनकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है, उसके बाद चाहे कितना भी दबाव क्यों ना आए, ठीक है, घनत्व नहीं बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज इनकी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानें ज़्यादा घनत्व की भारी धातुओं से बनी है। मतलब कहना क्या चाहता है कि अब आप एक बात सोचो कि यहाँ पर हमारी करोड़ है, ठीक है, क्या है दोस्त, यहाँ पर करोड़। अब अगर इनका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि इस घनत्व को बढ़ा सके तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो जो इसके नीचे रहेंगी चीज़ें उनका ही वेट रहेगा फिर तो इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि जो इनके बीच में चीज़ें रहेंगी वो किसी मेटल की बनी होगी, किसी धातु की बनी होगी, ये यहाँ से पता चलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, तापमान। तो तीसरा पॉइंट क्या रहा दोस्तों, तापमान या फिर तापक्रम, टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हमारी भूपर्टी होती है ये वाली होती है दोस्तों जो, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, कुछ इस प्रकार से होती है जैसे स्थल मंडल है हमारा, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये वाला भाग है, ऊपर भूपर्टी क्रस्ट रहेगा, नीचे करोड़ बताया गया था आपको, ठीक है। तो इसका चक्कर क्या रहेगा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, गहराई में जाते रहोगे तो यहाँ पर बताया क्या गया कि जितना आप 32 मीटर नीचे जाओगे, ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपका यहाँ पर, जहाँ पर आप रहते हो, कि यहाँ पर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप भूमि के नीचे की तरफ 32 मीटर जाओगे
तो आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों वो 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप और आगे 32 जाओगे तो 2 बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 20 और 2 22 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है आपको कि प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाएगी तापमान में। दूसरा क्या रहेगा उसके बाद, आप देखिए इस बात को यहाँ पे, परंतु ज़्यादा वृद्धि 100 किलोमीटर तक आती है, कि जो यहाँ पर वृद्धि रहेगी दोस्तों ये आपकी 100 किलोमीटर तक रहेगी। मतलब कैसे कि जो यहाँ से आप नीचे की तरफ आओगे, जहाँ पर भी ये 100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ तक आपकी वृद्धि रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके प्रत्येक 1 किलोमीटर में, ठीक है, जो होता है दोस्तों 100 किलोमीटर तक, देखिए आप क्या होगा, आपके पास प्रत्येक 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, ठीक है। वहाँ पे आपको बताया गया था कि 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की, परंतु जब टोटल निकालते हैं कि 100 मीटर तक क्या रहेगा ये, कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपके टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। परंतु इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद तापमान में कमी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि तापमान बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, क्रोड़ की तरफ जाना शुरू करोगे आप, तो आपका जो तापमान होगा दोस्तों वो घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि पहले तापमान बढ़ेगा और उसके बाद तापमान घटेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे अप्राकृतिक स्रोत थे जो हमने डिस्कस किए आपके साथ। उसके बाद देखिए आप प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज आपके, कि प्राकृतिक स्रोतों से क्या पता चलता है हमें। देखिए पहला हमारे पास क्या रहेगा पॉइंट, ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। वोल्केनो होते हैं जो दोस्तों हमारे पास ज्वालामुखी, तो उनकी क्रिया देखिए आप किस प्रकार से बताती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म व तरल मैग्मा से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं तरल अवस्था में कोई परत जरूर होगी। मतलब क्या होगा दोस्तों, अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी है जैसे, ठीक है, और ये हमारा स्थलमंडल हो जहाँ पर आप सभी रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो एक दरार है यहाँ पर, यहीं से क्या हो जाएगा, आपका ज्वालामुखी बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ये ज्वालामुखी अगर यहाँ पर कोई सॉलिड होता, ठोस होता, तो ठोस ऐसे थोड़ा बाहर आ जाता, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि जो ज्वालामुखी बना वो किसी तरल अवस्था से बना होगा। किससे बना होगा, तरल अवस्था से, ठीक है, गैस से बना होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हो यहाँ से। उसने यहाँ पर यही बताया आपको कि ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म, ये गर्म होता है दोस्तों हमारे पास, ठीक है, वह तरल मैग्मा, ठीक है, क्या होगा, मैग्मा होगा। मैग्मा क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे पास गैसों की वजह से, ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ प्रेशर करके बाहर निकल जाए तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं दोस्तों। ये मैग्मा के रूप में बाहर आ जाती हैं, ठीक है, चट्टानें होती है तरल अवस्था में, जो चट्टानें होंगी वही आपकी क्या होंगी, मैग्मा होंगी, ठीक है। तो इससे आइडिया क्या मिला दोस्तों आपको कि आपकी जो भूमि है हमारे पास स्थल मंडल है, उसमें नीचे की तरफ कहीं ना कहीं पर कोई भी क्या होगी, एक तरल अवस्था में लेयर जरूर पाई जाएगी, एक परत पाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत हुआ हमारा ज्वालामुखी, इससे हमने आइडिया लगा लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दूसरा प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरे प्राकृतिक स्रोत की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या रहेगा दोस्तों, भूकंप तरंगे, ठीक है। भूकंप तरंगों से आप कैसे पता लगा सकते हो कि हमारे पास जो भूपट्टी है, भूमि है, नीचे स्थल मंडल है, कि उसमें क्या कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो भूकंप क्या होते हैं दोस्तों, हमारा अर्थक्वेक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या रहेगा कि जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, भूकंपीय तरंगें जो होंगी उसको आप किस में मापते हो, सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा, ठीक है। किस में मापोगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ यंत्र। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो आप इसका नाम याद रखिए कि जो भूकंपीय तरंगें होंगी आपकी वो किस में मापी जाएंगी, सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, हमारे पास भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है।
पहली तो होगी हमारे पास प्राथमिक, प्राइमरी बोल सकते हो, या फिर आप पी वेव भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो दोस्तों? पी वेव। पी से हमारा हो जाएगा प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे। सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास? द्वितीय तरंगे या फिर सेकेंडरी तरंगे। हिंदी में इसको आप और गौण तरंगे भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो दोस्तों आप? गौण तरंगे। ठीक है, ये हमारी एस वेव भी हो सकती है। एस किसके लिए रहेगा यहाँ पर? सेकेंडरी वेव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? सेकेंडरी वेव। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, एक होती है हमारे पास एल वेव। एल तरंग बोलते हो आप इसको। ठीक है, क्यों बोलते हो? ये होती है हमारी लव वेव। लव वेव क्यों होता है? क्योंकि जो एल वेव है ना दोस्तों हमारी, इसकी जो खोज की थी वो HD लव नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, तो इसके नाम पर ही इसका क्या रखा गया? लव वेव रखा गया नाम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या चक्कर होता है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी यहाँ पर पढ़ने की। तो ये रहेगा रीज़न कि जो हमारी प्राथमिक वेव होती हैं वो हमेशा कहाँ पर चलती हैं? ठोस में चलेंगी, द्रव में चलेंगी और गैस में चलेंगी। ठीक है, और अब भूकंप भूमि पर आएगा जब, तो उसकी लेयर होती हैं, तो उसी हिसाब से हमने आइडिया लगाया कि जो भूकंपीय तरंगें होंगी प्राथमिक के हिसाब से, कि वो ठोस में चली हैं, द्रव में चली है और गैस में भी चली है। मतलब ये अवस्थाएं हमारी भूपट्टी में नीचे की तरफ पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम सिर्फ सेकेंडरी की बात करें, तो सेकेंडरी जो वेव होती है दोस्तों, ये केवल ठोस में चलती है। कहाँ पर चलेगी? ठोस में। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला, कंफर्म हुआ, ये तो पता ही था हमें कि ठोस होता है, नीचे की तरफ ठोस है। परंतु उसके बाद देखिए आप एल तरंग। ठीक है, एल तरंग में क्या होता है कि जो हमारी लव वेव होती है ये ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी और गैस में भी। ठीक है, तो जब ये इनमें चलती है तो इससे हमें क्या पता चला दोस्तों कि हमारी भूमि के नीचे, भूपट्टी के नीचे कौन कौन सी लेयर हो सकती है? ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी। ठीक है दोस्तों, इससे हमने आइडिया लगा लिया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट बचा, जो प्राकृतिक स्रोतों में से था, तो वो देखिए दोस्तों, वो क्या है हमारे पास? उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, कि जो हमारे उल्का पिंड होते हैं, अंतरिक्ष में तैरते हैं जो, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं जो अंतरिक्ष में तैरते हैं, तो इनसे क्या पता चलता है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि कैसे हम इनको साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्या रहेगा? उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरते हैं, पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते। ये जो हमारा वायुमंडल होता है, मान के चलिए कि ये रहा हमारा पृथ्वी का वायुमंडल, ये ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल है, ये हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ से उल्का पिंड आएंगे, जैसे ही वायुमंडल में पहुँचेंगे तो ये जलने लगते हैं, इनमें आग लग जाती है। क्यों लगती है दोस्तों ये आग? पूछा जा सकता है। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन के कारण या फिर घर्षण के कारण। ठीक है, तो घर्षण के कारण इसके अंदर आग लग जाती है और ये वहीं पर जलकर ख़त्म हो जाते हैं। परंतु अगर ये बचकर यहाँ तक आ जाए, अगर बचकर ये यहाँ तक आ भी जाए तो क्या होगा दोस्तों? वो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो देखिए कि उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरते हैं, उसके दौरान घर्षण की वजह से उल्का पिंडों की बाहरी जो सतह होती है वो नष्ट हो जाती है, जैसा मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो जो बाहर वाली सतह होगी नष्ट हो जाएगी। तो जब ये पृथ्वी पर गिरेंगे तो इनका जो आंतरिक भाग होता है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, इनका अनावृत हो जाता है। अनावृत का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है कि एक तरह से वो खुल जाता है, जो अंदर की उसके पदार्थ होंगे वो सभी दिखने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं वो। तो मतलब उसको पता चल जाता है कि जो उल्का पिंड बना है वो किस चीज़ से बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या पदार्थ हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये जब हमने देखा कि अगर उल्का पिंड के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, तो वहाँ से आइडिया लगाया साइंटिस्ट ने कि उसके आंतरिक भाग में पाए जाने वाले पदार्थों से पृथ्वी की संरचना का अनुमान लगाया। मतलब क्या कि जैसे उल्का पिंड था ना, उसके अंदर जो जो पदार्थ थे वैसे ही पदार्थ ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दो प्रकार के साक्ष्य थे, एक प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इनके आगे जो और होगा डाटा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो भी समय पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।
अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।